हम लोग पढ़ रहे थे पर्वत प्रदेश में पावस सुमित्रानंद पंत की यह कविता, जो कि कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श में दी हुई है। हमने पढ़ लिया था किस तरीके से प्रकृति अपने परिवर्तन को कर रही है, क्षण क्षण में पल पल में अपने स्वरूप को बदल रही है। झरने का क्या कार्य है, झरना बह रहा है और उससे जो ध्वनि निकल रही है बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह पर्वत का गुणगान कर रहा हो। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। और जो वृक्ष हैं वो पर्वत के हृदय से उठ उठकर ऊपर देखने का प्रयास कर रहे हैं, वो झांकने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कुछ इच्छाएं उनके अंदर है, कुछ आकांक्षाएं उनके अंदर हैं जो उसको पूरा करना चाहते हैं। तो वृक्ष आसमान की तरफ, जो कि अब बारिश बंद हो चुकी है, तो निरंतर देख रहे हैं बिना पलक को झपकाए हुए। अब आगे की पंक्तियों को देखते हैं कि उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर, रोशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भूपर अंबर। धस गए धरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, न्यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो देखें, कभी तो बारिश हो जा रही है पर्वत प्रदेश में, और कभी क्या हो रहा है कि बारिश रुक जा रही है। ऐसे विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि अब बारिश समाप्त हो चुकी है। इस पैराग्राफ में बता रहे हैं पंत जी की बारिश समाप्त हो चुकी है और चारों तरफ धुंध सी फैली हुई है। उस धुंध को देख करके कवि क्या कल्पना कर रहा है, देखें। उड़ गया अचानक लोग भूधर, भूधर भूधर का अर्थ होता है पर्वत। ऐसा दिखाई दे रहा है जब बारिश रुकी, चारों तरफ धुंध का माहौल है, कोहरे का माहौल है, उसको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यह भूधर जो है, पर्वत है, कहीं लुप्त हो गया है, कहीं उड़ गया है। उड़ गया अचानक लोग उधर, यह पर्वत ही कहीं लुप्त हो गया है, कहीं उड़ गया है। कैसे उड़ा है? फड़का पार पारद के पर, पारद पर यहाँ पर पारे से है मरकरी, जो कि श्वेत रंग की होती है। फड़का अपने पंखों के माध्यम से, अपार पारद के पर का यहाँ पर पंख है, अपने पंखों को फड़का करके, अपने पंखों के माध्यम से श्वेत पारद के, अर्थात कह सकते हैं पारे के पंखों के माध्यम से ऐसा प्रतीत हो रहा है भूधर कहीं उड़ गया है, आसमान में उड़ गया है। ठीक है, उड़ गया अचानक लोग उधर। कभी कह रहे हैं देखो अचानक पर्वत उड़ गया है, अर्थात वह दिखाई नहीं दे रहा है, और चारों तरफ उसके सफेद रंग की बर्फ से जमी है, धुआं सा उठ रहा है। उसको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पारद रूपी पंख से, पारिस के समान श्वेत पंख से पंख लगा करके जो पर्वत है वह उड़ गया है। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भूपर अंबर। यहाँ देखें, यहाँ तक रव शेष रह गए हैं निर्झर, और बारिश बंद हुई है, लेकिन रव मतलब ध्वनि, शेष रह गए हैं किसके? निर्झर। उस झरने की, जो झरना बह रहा था, उस झरने की जो ध्वनि है अब वही सिर्फ सुनाई देती है, और बारिश कहीं दिखाई नहीं देती है। तो कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यह पर्वत पारद रूपी श्वेत पंख लगा करके अचानक कहीं उड़ गया है, और बारिश बंद होने के पश्चात सिर्फ झरने की, निर्झर उस झरने की आवाज जो है सुनाई दे रही है। तत्पश्चात फिर क्या परिवर्तन हो रहा है, देखें। है टूट पड़ा भूपर अंबर, थोड़ी देर पश्चात ही बहुत तेज घमासान बारिश होने लगती है। ऐसी बारिश होती है, उसको देखकर कवि कह रहा है कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि टूट पड़ा भूपर अंबर, अंबर ने भूमि पर आक्रमण कर दिया है। ऐसा प्रतीत हो, इतनी तेज बारिश हो रही है कि अंबर अपनी वर्षा रूपी बाणों से पृथ्वी को घायल कर दिया, या पृथ्वी पर टूट पड़ा है। धस गए धरा में सभे साल, और जो शाल के वृक्ष थे वो सभय, सभय का मतलब डर के कारण धस गए हैं कहा? धरा में। और जो साल के वृक्ष हैं, शाल के वृक्ष हैं, वो क्या हो गए हैं? तेज वर्षा के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यह पृथ्वी में छिप गए हैं, धस गए हैं डर करके। आगे कह रहे हैं उठ रहा धुआं जल गया ताल, और अत्यधिक बारिश होने के कारण हम देखते हैं कि पानी से भाप निकलने लगता है, वाष्प निकलने लगता है। तो कह रहे हैं जो तालाब जो है, उस तालाब से क्या हो रही है? वहां से वाष्प निकलनी शुरू हो गई है, भापें निकल रही है, वाष्प निकल रही है। तो कह रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है उठ रहा धुआं जल गया ताल, ऐसा प्रतीत हो रहा है यह ताल जो है जलने लगा है, और इसमें से धुआं उत्पन्न होने लगा है। उठ रहा धुआं जल गया ताल, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे यह ताल अब जलने लगा है। अर्थात जब देखते हैं कि अत्यधिक बारिश हो रही हो या अत्यधिक ठंड पड़ रहा हो, तो हम सुबह सुबह देखते हैं उसमें से क्या होता है, एक भाप सा निकलना शुरू हुआ होता है पानी में से। तो उसी दृश्य को देख करके यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तालाब में आग लगी हुई है और इसमें से भाप निकल रही है।
उठ रहा धुआं जल गया ताल, यह ताल में आग लगी हुई है और जल रहा है और उसमें से धुआं उठ रहा है, उस वाष्प को देख करके ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे न्यू जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता, इंद्रजाल कह रहे हैं। इस तरीके से जलदयान बादल रूपी यान, इसको विमान बना दिया गया है, बादल को विमान का स्वरूप दिया गया है, किसी यान का स्वरूप दिया गया है। यह बादल रूपी विमान में बैठ करके कौन, इंद्र, ऐसा प्रतीत हो रहा मानो इस बादल रूपी यान में बैठ करके, विमान में बैठ करके इंद्रजाल विभिन्न प्रकार के अपने कर्तव्य दिखा रहा है, विभिन्न प्रकार की कला कौशल दिखा रहे हैं। कभी बारिश हो रही है, कभी बारिश रुक जा रही है, कभी बहुत तेज बारिश होने के कारण यह पेड़ जो है वो छुप जा रहे हैं डर के मारे, और कभी कभी तो ऐसा प्रतीत हो रहा है चारों तरफ धुंध हो गई है। तो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन यह हो रहे हैं, ऐसा कवि का मानना है और यह इस कविता में बताया गया है। तो मूल रूप से कहें, इसमें मानवीकरण अलंकार का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। जब किसी प्राकृतिक वस्तु को मनुष्य समझ करके उसकी तुलना की जाती है, उसका वर्णन किया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको यह कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।